कि आप अपना पोर्टफोलियो भी देख रहे हो, आप अपने ट्रेड्स भी देख रहे हो, आप अपने क्लाइंट्स को भी देख रहे हो, तो आप इसको मैनेज कैसे कर पा रहे हो? तो मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट पे पहला फोकस करता हूँ रादर देन कि मैं 10 ट्रेड ओपन कर लूँ। मुझे नहीं पता कल को ट्रम्प बोल देगा जी हम 200% लगा रहे हैं चाइना पे, हम 500% लगा रहे हैं, चाइना कह रहा है जी मैं 800,000% लगा रहा हूँ, दोनों एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं और उस बीच में मैं पिस रहा हूँ। मुझे क्या उन दोनों के टैरिफ से आपस में करते रहो ना, मेरा पोर्टफोलियो मत खराब करो। अब वो चीज मेरे हाथ में। क्या स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हमारे लिए जायज है भी? यू कैन नॉट विन इफ यू डोंट पार्टिसिपेट, इफ यू डोंट बेट, एज सिंपल एज दैट। आप ये मार्केट के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने ये रेजिस्टेंस या टारगेट डिराइव करा है, मैं तो यहीं पे प्रॉफिट बुक करूंगा। आप मार्केट से नहीं लड़ सकते जबरदस्ती में। मतलब इतना बड़ा मार्केट है, अल्टीमेट गोल है पैसा कमाना, सिंपल सी बात। हेलो, वेलकम 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 दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चाय एंड चार्ट्स में। चाय एंड चार्ट्स ट्रेडिंग मॉन्क्स यानी मेरी मानस की और उत्कर्ष का एक इनिशिएटिव है अपने गेस्ट के साथ एक फ्री विलिंग कन्वर्सेशन करने का, जिस कन्वर्सेशन से आप और हम दोनों मिलके साथ में कुछ सीख पाए। पहली बार हम उसको अच्छे से सीख पाए और उसको अप्लाई करके अपनी जिंदगी में हम उसको अपनी जिंदगी को एक बेटर तरीके से आगे लेके चल पाए। आज हमारे जो गेस्ट हैं, द मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वो एक सेबी रजिस्टर्ड आरए भी हैं, उनके खुद का स्टार्टअप भी है, विघ्नहरा इन्वेस्टमेंट भी है, और साथ ही साथ में वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड को मार्केट में अपने स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, उनको ट्रेड करवा रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज अ गुड फ्रेंड। सो वेलकम विभोर वार्ष्णेय जी, क्या हालचाल आपका? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड मैं अच्छा हूँ। मार्केट की वोलेटिलिटी देख रहा हूँ कि किस तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस वगैरह हो रही है, तो वहीं पे अपने ट्रेड्स वगैरह हैंडल करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं, यू आर अ स्विंग ट्रेडर, यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, प्लस आपका खुद का पोर्टफोलियो भी है, साथ में आप आई थिंक क्लाइंट्स भी मैनेज करते हो। सो ये ट्रम्प का टैरिफ इस टाइप पे हो रहा है, चाइना का रिटेलिएशन हो रहा है, तो ऐसे चीज पहली बार आपने देखा हुआ, हम लोग ने भी पहली बार देखा हुआ है। तो इसमें आप कैसे मैनेज कर रहे हो? मतलब कि आप अपना पोर्टफोलियो भी देख रहे हो, आप अपने ट्रेड्स भी देख रहे हो, आप अपने क्लाइंट्स को भी देख रहे हो, तो आप इसको मैनेज कैसे कर पा रहे हो? देखो, होता क्या है ना, जब मैं गाड़ी की स्पीड बहुत तेज चला रहा होता हूँ तो मुझे पता है कभी ना कभी एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो उस टाइम मैं ट्राई करता हूँ कि जहाँ पर भीड़ लगी हुई है, सड़क खराब है, स्पीड में अपने आप कम कर देता हूँ। अगर मुझे दिख रहा है मार्केट में वोलेटिलिटी है, पर ये पक्का है कि ये ज़िंदगी भर नहीं रहने वाली। 2 दिन मत ट्रेड लो, 4 दिन मत ट्रेड लो। बहुत दिख भी रहा है अच्छा सेटअप है, कम क्वांटिटी से ट्रेड ले लो। तो मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट पे पहला फोकस करता हूँ रादर देन कि मैं 10 ट्रेड ओपन कर लूँ। मुझे नहीं पता कल को ट्रम्प बोल देगा जी हम 200% लगा रहे हैं चाइना पे, हम 500% लगा रहे हैं, चाइना कह रहा है जी मैं 800,000% लगा रहा हूँ, दोनों एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं और उस बीच में मैं पिस रहा हूँ। मुझे क्या उन दोनों के टैरिफ से आपस में करते रहो ना, मेरा पोर्टफोलियो मत खराब करो। अब वो चीज मेरे हाथ में है। तो जहां मुझे दिखता है वोलेटिलिटी बढ़ रही है, मैं वहां पे अपनी नंबर ऑफ ओपन ट्रेड्स जो होते हैं वो कम करना शुरू कर देता हूँ। ओके। सो वोलेटिलिटी का क्या पैरामीटर है कि हाँ, ये वोलेटिलिटी बढ़ रही है? जैसे आपको कैसे पता चला इन दिस सिनेरियो, जो अभी ट्रम्प का जो चल रहा है, चाइना का जो चल रहा है, इन दिस केस आपको पता कैसे चल रहा है कि हाँ भाई, ये ना 6 तारीख से वोलेटिलिटी बढ़ रही है, या फिर पिछले महीने का 28 तारीख से वोलेटिलिटी बढ़ रही है? व्हाट्स द पैरामीटर यू आर यूजिंग? देखिए, वोलेटिलिटी पता करने के 3 पैरामीटर है और आई शुड से 4 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर जो है विक्स है। अगर आपको दिख रहा है विक्स 8 या 10-12 की रेंज में है, दैट्स अ नॉर्मल विक्स। इसमें वोलेटिलिटी नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। जहाँ पर मुझे दिखता है 15, 17, 20 होनी शुरू हुई और अभी तो 30 टच होकर आया, आप समझ जाओ वोलेटिलिटी ज़्यादा है। ये पहला पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर है गैप अप एंड गैप डाउन। आप देख रहे हो कि भैया मंडे को 1000 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन हो गया, बैंक निफ्टी 1500, 2000 पॉइंट गैप डाउन हो गया। ये वोलेटिलिटी का पार्ट है। 500 पॉइंट गैप अप हो रहा है, आप देख रहे हो नैस्डैक 13% ऊपर जा रहा है। थर्ड पैरामीटर की जहां पर आपको दिख रहा है कि निफ्टी में एक एक मिनट में 100 150 पॉइंट्स की फ्लक्चुएशन हो रही है। जो लोग कोविड 2020 वाला उन्होंने वोलेटिलिटी देखी होगी, भाई साहब विक्स 90 पहुंच गया। मतलब आप ऑर्डर पंच करने जाओगे, क्या लिखाएगा कि भैया रेट फ्लक्चुएट हो चुका है इतनी देर में, रेट नहीं मिल रहा, भाव रेट नहीं मिल रहा। आपने डाला 70 पे रेट हो गया 80, आपने डाला 80 रेट हो गया 100। फोर्थ पैरामीटर है ऑप्शन के प्राइसेस। आपने देखा कि एटीएम का स्ट्रैडल अगर ट्रेड ही वो 400-500 पे कर रहा है, वीकली की मैं बात कर रहा हूँ, एटीएम ये थोड़ा सा हाई विक्स है। अगर आप एटीएम की स्ट्रैडल की बात करो वीकली की,
आपके पास 4 या 5 दिन ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पर अगर आपको दिख रहा है कि स्ट्रैडल दोनों का कंबाइंड प्रीमियम बोल रहा हूं मैं, कॉल प्लस पुट का, ये दोनों का मिला के 250-300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, दैट्स अ नॉर्मल वन। तो ये 4 पैरामीटर है पता का लगाने के। जिनको ऑप्शंस नहीं आता, विक्स देख लो या फिर गैप अप और गैप डाउन देख लो। 5 मिनट का चार्ट लगाओ, आप देख रहे हो 5 मिनट में 200 पॉइंट ऊपर गया, 300 पॉइंट नीचे आ गया, फिर 150 पॉइंट ऊपर गया, आप कह रहे हो बाय करूं सेल करूं। तो ये वोलेटिलिटी मेजर करने के तरीके हैं। तो उसके पहले आप पास पोजीशंस होती है, बट जब ये ऐसे विक्स इंक्रीज होते तो आप क्या करते हो, पोजीशन टोन डाउन करना शुरू कर देते हो। नंबर ऑफ ओपन ट्रेड्स, अगर मेरे पास पहले 10 ट्रेड पड़े हुए थे, अब मैं सोचूंगा विक्स बढ़ना शुरू हुआ, मैं 8 पे आ गया, और विक्स बढ़ना शुरू हुआ, हो सकता है स्विंग ट्रेड में मेरे स्टॉप लॉस भी लगे, सिस्टम ने स्टॉप लॉस काट दिया, मैंने जीटीटी लगा रखा था, अब मेरे 6 या 5 ट्रेड रह गए। अब मुझे ये देखना है कि भाई मार्केट का ट्रेंड अगर बन भी रहा है या जिगजैग में है। पता लगा कि मैं बुल पोजीशन बनाता हूँ तो बियर आके काट देते हैं, मैं शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ बुल आके काट देते हैं, तो इनडायरेक्टली मैं अपना पैसा धीरे धीरे कैपिटल का पोर्शन लूज करता जा रहा हूँ। तो बेटर है थोड़ी देर रुक जाओ, एक ब्रेक ले लो, ढाबे पे रुको, हाईवे पर थोड़ी सी चाय कॉफी लो, दोबारा जब जाम क्लियर होगा चल लेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ जैसे अभी का जो रीजन है फॉल, जो अभी जो वॉलेटिलिटी जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं बाजार में चल रही है, वो टैरिफ वॉर की वजह से चल रही है, हमें रीजन पता है। लेकिन चलो रीजन को साइड रखते हैं, भाई वॉलेटिलिटी बिना रीजन के भी बढ़ सकती है। जैसे कि पिछले 6 साल के अंदर, ठीक है, हम लोग एक सर्टेन एज पे है कि हम लोग इस 6 साल में हम लोग बड़े हुए हैं, हमने जिंदगी में बड़ा कुछ सीखा है। जब से हमने पोर्टफोलियो या हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, 2018 का एनबीएफसी, 2016 में अपना डिमोनेटाइजेशन आया, 2018 में अपना एनबीएफसी क्रैश आया, 2020 में अपना कोविड क्रैश आया, और 4 साल में पहली बार ऐसा लास्ट 2020 से 2024 तक हमने ऐसा देखा कि मार्केट गजब बुल मार्केट, मतलब जो लो ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। मतलब क्या स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हमारे लिए जायज है भी कि यार जब हो हर थोड़ी देर में तो कुछ गिर जाता है, नहीं, मैं बनाऊं क्या ना बनाऊं। जैसे अब कुछ लोग होंगे जो अब बड़े होने होंगे, उनका अगला 6 साल का पीरियड ये शुरू होने वाला होगा, भाई मैं पोर्टफोलियो बनाऊं कि ना बनाऊं। देखो अगर आप पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे तो आप वैसे ही हार रहे हो, एज सिंपल एज दैट। आप कभी कसिनो में जाओ, आप वहां पर टेबल पे 6 लोग खेल रहे हैं, आप खड़े होकर देख रहे हो, अरे यार ये भी खेल रहा है, अरे यार ये भी खेल रहा है। आप दूसरी टेबल पर गए, आपने रूल देख लिया, आप तीसरी टेबल पर गए, या आप मान लो एक रेस की बात करते हैं, 6 लोग रेस में दौड़े, आप खड़े होकर देख रहे हो कि मुझे गाड़ी स्पीड चलाने से डर लगता है। यू कैन नॉट विन इफ यू डोंट पार्टिसिपेट, इफ यू डोंट बेट, एज सिंपल एज दैट। आपको लगता है मैं इस बैंक में पैसा डालूंगा, और एफडी, मान लो एफडी कराई आपने, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट 5 साल में आपने देखा कितने कोऑपरेटिव बैंक्स में भी क्रैश हुए, एग्जैक्टली राइट। आप छोड़ो, यस बैंक का एग्जांपल ले लो, 2-3 दिन तक तो ब्लॉक रहा था वो, ठीक है। स्टॉक मार्केट की बात नहीं करते, किसी भी एनबीएफसी इंडिया था, इंडसइंड का एग्जांपल लेते हैं, एनबीएफसीज की बात करते हैं, जो पैसा आपको इतना रिटर्न्स देंगे और लेके वो गायब हो गए, उनका ऑफिस बंद हो गया, राइट। कहने का मतलब ये है, आप बैंक में पैसा डालोगे तो हो सकता है आप बैंक की गायब हो जाए, ठीक। पर आप बैंक में पैसा डाल रहे हो ये सोचकर एसबीआई है, एचडीएफसी है, बड़े बड़े बैंक है, ऐसे इनमें घोटाला नहीं होगा, बट वहां आपको इन्फ्लेशन नहीं जीने देगा, टैक्सेस नहीं जीने देंगे, राइट। आप रेस नहीं जीत सकते अगर आप बेट ही नहीं कर रहे, आप रेस में भाग ही नहीं ले रहे हो। अल्टीमेट गोल है आपको पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ेगा, अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। एक बात समझते हैं, जब हम खाना खाते हैं हम पहले क्या बोलते हैं, यार जैसे ये बिस्लरी की बोतल है, यहाँ पर इसने डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें अच्छा खाना है, हमें अच्छा पीना है, तो पोर्टफोलियो के लिए अच्छा क्यों नहीं। अच्छा पोर्टफोलियो की परिभाषा क्या है? अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है? अच्छा पोर्टफोलियो वो है जो वोलेटिलिटी में आपके साथ रहे, अप जाएगा, डाउन जाएगा तो डाउन जाएगा, बट ये जब दूसरी साइकिल शुरू होगी, इसको ऐसे समझते हैं, बुल मार्केट है, जैसे आपने कहा कि भाई 4 साल का बुल मार्केट था, घोड़े के माफिक स्टॉक दौड़े, अब इसमें अच्छा स्टॉक भी दौड़ा और बुरा स्टॉक भी दौड़ा, जिसकी कोई सेल्स नहीं लंगड़ा है, घोड़ा भी दौड़ रहा है, लंगड़ा घोड़ा भी दौड़ रहा है। मैं कहता हूं जिसके चारों पैर नहीं है वो भी दौड़ रहा है, बैलेंस शीट नहीं है, फंडामेंटल्स नहीं है, कचरा है, कंपनी एब्रप्ट हो चुकी, अनिल अंबानी के स्टॉक्स भी अब ऊपर जाना शुरू हुए उस बुल रन में, ऑपरेटर दौड़ा रहे हो उसको। वो सामने से कह रहा भैया मैं बैंकरप्ट हूं, मैं अपनी मम्मी से पॉकेट मनी ले रहा हूं, वो सामने से खुद बोल रहा है, तो उसके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। बट जब नीचे मार्केट आएगा तब अच्छे स्टॉक्स भी आएंगे, बुरे स्टॉक्स भी आएंगे, बट जब नॉर्मल फेज आएगा तब ये जो बेकार स्टॉक थे एक बार बैठ गए, अब वो नहीं उठेंगे कुछ हो जाए, क्योंकि उनमें फंडामेंटल वाला दम नहीं था। ये बुल मार्केट की वजह से लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे,
अरे यार ये तो भाग गया, अब मैं कहीं और से पैसा डालता हूँ, अरे यार ये भी भाग गया, अब मैं कहीं से। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, तो अब एक काम करते हैं, यार इसके बारे में किसी ने न्यूज़ आर्टिकल लिख दिया, कोई एक वीडियो बना दी किसी ने, तो अब एक काम करता हूँ इसको ले लेता हूँ। तो वो उस वजह से भाग रहे थे, अपने दम पर नहीं भाग रहे थे। डाबर, आप एक एग्जांपल लो, डाबर अपने दम पर भागता है क्योंकि आपको दिख रहा है भैया डाबर के Consumption प्रोडक्ट्स है। बिक रहे हैं, कंजम्पशन है। हाँ। बजाज ऑटो, मारुति का एग्जांपल लो, Consumption है, आप सड़क पे खड़े हो जाओ, 10 में से 3 गाड़ी आपको मारुति की दिखेंगी, टाटा की गाड़ी दिखेंगी, भैया टाटा का ईवी बिक रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसकी सेल्स में वो जेन्युइनिटी दिख रही है, तो वो हेल्दी पोर्टफोलियो का पार्ट है। राइट। तो हम लोग अभी से ना हम लोग ये एस्टैब्लिश करना शुरू कर रहे हैं कि हेल्दी पोर्टफोलियो का पार्ट क्या होता है कि हमें वो चीज़ जेन्युइनिटी दिखनी चाहिए। पहली चीज़ हम लोगों ने ये एस्टैब्लिश कर ली। अब विभोर भाई 2023 में 2024 में हम 2 साल लेते हैं, ठीक है? कोई बंदा 23-24 का हुआ है, उसने अभी कमाना शुरू किया है, या फॉर एग्जांपल कि मार्केट के बुल रन को देख के नए-नए इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है? कि भाई मार्केट भाग रहा है, सबको फोमो हो रहा है, भाई मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, बिल्कुल। मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। तो 30-40 का भी कोई भी बंदा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, 2022, 23, 24 की बुल मार्केट से उन लोगों ने सोचा कि यार सबका भाग रहा है भाई, मैं भी भगाता हूँ। तो जिसने भी 23 के एंड में इन्वेस्ट किया, जिसने भी 24 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, हाइप क्रिएट हो गई ना, राइट। तो जिन्होंने भी उस स्पेसिफिक पीरियड में इन्वेस्ट किया है, इस टाइम पे वो सब लोग नेगेटिव में है, राइट। बिकॉज लास्ट 6 महीने जो गिरा है। हमने देखे कि पोर्टफोलियो में ना आप पैसा बना पाए, ना मैं पैसा बना पाया, ना भाई पैसा बना पाया, कोई भी नहीं बना पाया। राइट। सो मुझे क्या करना है, अगली बार अगर मैं पोर्टफोलियो बनाऊं, मैं चाहता हूं आज ना हम लोग एक चीज सीख के जाएं आपसे कि अब मैं जब पोर्टफोलियो बनाऊं ना भाई, वो फॉल प्रूफ होना चाहिए। वो स्टॉक्स में ना लंगड़े घोड़े नहीं होने चाहिए, वो स्टॉक्स में ना नॉन जेन्युइन चीजें ना मेरे पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए, सो दैट कि मेरा 25 से 26 का भी जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। मार्केट जहां भी जाए मैं पॉजिटिव मेंटेन करूं, पॉजिटिव स्टांस, मैं इन्फ्लेशन बीट करूं, मैं पॉजिटिव स्टांस करूं। तो उसको जानने का मेरे पास सबसे पहला तरीका क्या है कि भाई मेरे को रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना है, मैं नेगेटिव नहीं जाना चाहता। देखो 2 तरीके हैं। पहला, जैसा आपने बात करी कि भाई मेरा पोर्टफोलियो, मैं अगर बात करूं कि नेगेटिव है, मैं अपने पोर्टफोलियो का आपको स्क्रीनशॉट देता हूं, नेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा था, पार्शियली गोल्ड ने मुझे बचाया। इक्विटी की मैं बात करता हूं, इक्विटी में लास्ट 8-10% मेरा डाउन गया, बट गोल्ड ने मेरे को बचा लिया। उसी टाइम पर जहां पर लास्ट एसजीबी जो ओपन हुआ था, वो ओपन हुआ था कुछ फरवरी 2024 में, वहां से मैं अभी तक 49% गेन्स पर खड़ा हुआ हूं एसजीबी में। वाओ। गोल्ड ने मुझे हेज करके रखा हुआ था। जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो का मतलब इक्विटी नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है, डेट फंड नहीं है। पोर्टफोलियो मींस हर एसेट क्लास जो आपको समझ आती है वो इन्वेस्ट करो। कई लोग हैं वो बोलते हैं कि यार अपने को इक्विटी नहीं जमता, अपन म्यूचुअल फंड वाले हैं। कोई फंड मैनेजर बैठा हुआ है, उसको एक बेसिक फीस पे कर रहे हैं, वोलेटिलिटी कम है क्योंकि यूनिट्स में आ रहे हैं, तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। कोई बंदा कहता है कि जब मुझे इक्विटी आता है तो मैं क्यों म्यूचुअल फंड में डालूं, क्यों उसको फीस पे करूं, छोटा छोटा भागता है, अपन इक्विटी में खुद डाल देते हैं। अब मुझे इक्विटी समझ आता है, बट गोल्ड के प्राइसेस तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वो तो भैया इंटरनेशनल कमोडिटी है, और कमोडिटी भी क्या, मेरे तो हिसाब से वो आजकल एक लग्जरी है। लोग धीरे धीरे, आप बिलीव करोगे, अभी गोल्ड फ्यूचर्स और सिल्वर फ्यूचर्स सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहे थे 88,000 पर। बाप रे। तो लोग धीरे धीरे सिल्वर से शिफ्ट होकर गोल्ड पर आ गए। आप लास्ट 2 साल का चार्ट लगा लो, सिल्वर उतना नहीं भागा जितना गोल्ड भागा। अच्छे खासे रिटर्न्स मिले और आगे भी मिलेंगे। मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीजन है भाई, जब आप करेंसी बनाते हो तब आप उसका 80% गोल्ड रिजर्व रखते हो, वो चीज हो गई। और हर जगह मींस हर जगह एक्सेप्टेड है। चलो अब वापस आते हैं, जब आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, आप 10-15% कैपिटल का गोल्ड में भी डालो। गोल्ड 20 ले सकते हो। लास्ट ईयर का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने अक्षय तृतीया पर बोला था कि भाई सब, मुझे पता है गोल्ड अभी 10 ग्राम की बात करते हैं, उस टाइम पे था कुछ लेट्स से 80,000 के आसपास, जस्ट एन एग्जांपल। अब 80,000 का गोल्ड तो मैं लेने से रहा, आप 1 ग्राम भी लेने जाओगे तो 8,000 रुपए का है, मैं नहीं ले सकता। और फिर मैं इसे कहाँ सेफ रखूं? तो मैंने उस टाइम पे लिखा था कि आप टाटा गोल्ड ले लो। तो इट्स लाइक गोल्ड का ETF समझते हैं इसको,
कितने रुपए का था? सिर्फ 7 रुपए का। मतलब आप गोल्ड में 10 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज वो 9.5 हो गया 1 साल में। अभी अक्षय तृतीया भी नहीं आई, मई में आएगी, तो 7 का ऑलरेडी 9.5 हो गया, मोर देन 15-20% के आसपास इजीली बन गया। तो ये चीज है, 10 से 15% आपने डाल दिया गोल्ड में। अब उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी में, और थोड़ा बहुत कैश रिजर्व्स। कोई अच्छा आईपीओ आ रहा है आपको, अब आपने सारा पहले ही 100% पैसा लगा दिया, कोई आईपीओ आ रहा है टाटा का, बजाज हाउसिंग आया, एनटीपीसी ग्रीन आया, आप कैसे लगाओगे? आपने तो ऑलरेडी सारा पैसा घुसा दिया। तो वो एक पोर्टफोलियो का अच्छा पार्ट है जहां पर आपके पास सारे एसेट क्लास है इररिस्पेक्टिव ऑफ वोलेटिलिटी। अभी आपने बात करी एसजीबी के बारे में, गोल्ड के बारे में बात हुई, तो एसजीबी आपके पास था, अभी लास्ट आपने बताया 2024 में ओपन हुआ था। तो अभी एसजीबी का अराउंड क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? फिर आपका जो एग्जिस्टिंग एसजीबी जो होल्डर्स हैं, क्या उनको परेशान होना चाहिए? या फिर जो नए लोग मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, गोल्ड में लगाना चाहते हैं, क्या एसजीबी थ्रू लगा सकते हैं? नंबर 1, एसजीबी अब नहीं आने वाला। गवर्नमेंट को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। उसका रीजन ये है, जब आप गोल्ड में पैसा लगाते हो तो उसके सेम अमाउंट का गोल्ड गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। कि भाई आप 1 लाख रुपए लगाए तो गवर्नमेंट कहेगी मैं इसका 20,000 अपने पास लगती हूँ, किसी काम में लगाती हूँ, 80% लगा देती हूँ, 90% गोल्ड में लगा देती हूँ। जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होगी मैं उस पर पैसा बनेगा। एसजीबी में गवर्नमेंट ने अंडरलाइन में कुछ नहीं रखा, तो इट कैन बी कंसिडर्ड कि एसजीबी जो है वो नेकेड गोल्ड फ्यूचर्स शॉर्ट है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को लग रहा था इसमें 3, 4, 5, 10%, क्योंकि अगर आप पीछे के प्राइसेस देखोगे 2015-17 का ट्रेंड देखोगे, 2014 का, 2016 से ये आनी स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे फ्लक्चुएशन इतनी नहीं थी गोल्ड में। तो किसी ने बोल दिया, जो उनके रेवेन्यू सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स वगैरह है, कि भैया हम ये करते हैं, पब्लिक को 2.5% देंगे, तो टैक्स फ्री ठीक है, रहेगा। टैक्स फ्री रहेगा, 2.5% देंगे, फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी नहीं, और ये ब्लास्ट हो गया, मतलब फटा रॉकेट के एकदम से। अभी जुलाई 2024 में जब पहली एसजीबी मैच्योर हुई, गवर्नमेंट ने 120% रिटर्न्स और 2.5% 8 साल के हिसाब से 20% इंटरेस्ट, 140% का रिटर्न दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा भैया राम राम, हमारी गलती हो गई, हम एसजीबी नहीं ला रहे। क्यों? एक तो टैक्स नहीं मिल रहा, भैया गवर्नमेंट को चाहिए हर चीज पर टैक्स। सांस लेना है टैक्स दो, खाना खा रहे हो तो टैक्स दो, कमा रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, पेट्रोल खरीद रहे हो, फिर इंश्योरेंस करा रहे हो, फिर उसका पॉल्यूशन ले रहे हो, रोड पे चला रहे हो, टोल दे। वो कह रही है भैया ये टैक्स फ्री, हमने गलती कर कभी दी, ज्यादा टैक्स हो जाए तो टैक्स पर टैक्स दे दो। टैक्स पे टैक्स दो, सेस दो, सेस दो, हाँ। रिच पीपल टैक्स दो, ये वो, कट शॉर्ट। तो एसजीबी जिसके पास है उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योर्ड है आपका। अब आएगी नहीं तो आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड 20 में ही पैसा डाल सकते हो, अगर डिजिटल में डालना है, और अगर आप हैंडल कर सकते हो तो फिजिकल गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन, बिंदास डाल सकते हो। पोर्टफोलियो मेरा इस चीज से डाइवर्सिफाई हो जाएगा कि एक सेक्शन मेरा सिक्योर्ड है यस, और लो रिसेशन रिस्क प्रूफ है भी रहेगा। और रिसेशन प्रूफ भी रहेगा। दूसरी आप बात बता रहे थे म्यूचुअल फंड के बारे में। अब आते हैं म्यूचुअल फंड पे। मैं म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करूं कि यार अब मेरी सेफ्टी और अगेन रिसेशन प्रूफ वाला एलिमेंट मैं म्यूचुअल फंड में कैसे लेके आ सकता हूं? 2 तरीके हैं। रिसेशन प्रूफ अगर वर्ड की बात करें तो एक इंडस्ट्री ऐसी है जो रिसेशन प्रूफ मुझे लगती है, और वो है एफएमसीजी, कंजप्शन। अब आप चाहे कोविड में हो, जी रहे हो, मर रहे हो, भाई आपको खाना तो खाना पड़ेगा ही। महंगा हाउ धोना डू आई पड़ेगा। लिव, राइट? तो आप एफएमसीजी का एक ले सकते हो, नंबर 1। दूसरी चीज, जो लोग टीन एज में है, टीन एज बोला जाए 22 साल, 25 साल, 30 साल मान लेता चलो, इनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। अगर पोर्टफोलियो अप एंड डाउन होता भी है तो दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि हाँ उन्हें पता है उनके पास आगे के 30 साल है कमाने के लिए, और पैसा जीरो नहीं हो रहा होगा आपका। कोई एफएनओ थोड़ी है कि आपने पैसा लगाया जीरो हो गया, कॉल डाइल्यूट हो गई, पुट डाइल्यूट हो गई। बट अगर आप 60 साल की एज में हो, तब मैं ऑलरेडी बीपी की 2 गोलियां खा रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, तो मैं वोलेटिलिटी नहीं देख सकता। तो जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, वो वोलेटिलिटी देख सकते हैं, तो आप मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स लो, ये मल्टीप्लाई में अच्छे रिटर्न्स देगा कंपैरेटिव टू निफ्टी। स्मॉल कैप के लो, क्योंकि इनका बीटा हाई है, तो ये लॉन्ग टर्म के फेजेस के हिसाब से आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर देंगे। आज का स्मॉल कैप कल मिड कैप बनेगा, आज का मिड कैप कल लार्ज कैप बनेगा, तो आप पहले ही उसको पकड़ो ना। तो ये तो हो गई पोर्टफोलियो को हम कैसे रिसेशन प्रूफ बनाएं। हमको म्यूचुअल फंड का मिक्स चाहिए, हमको इक्विटी का मिक्स चाहिए और हमको गोल्ड का मिक्स चाहिए।
अब आप ये बताओ, आपने बोला कि जो 22-23 साल का 30 साल के लोग हैं उनको पता है 30 साल की ज़िंदगी उनके पास है, वो फिर से कमा लेंगे अगर थोड़ा बहुत 19-20 वोलेटिलिटी होती है तो। अब हम लोग इस कमाई पे आते हैं कि भाई अब चलो पोर्टफोलियो धीरे-धीरे बन रहा है, सिप एसआईपी सब चल रहा है और मिक्स हमने कर लिया, पढ़ के सीख के हमने पूरा अच्छा प्रॉपर एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो हमने बना दिया। अब हमको ये देखना है यार, ट्रेडिंग से कैसे इनकम निकालें, पोजिशनल ट्रेडिंग से इनकम कैसे निकालें, डे ट्रेडिंग से कैसे इनकम निकालें। तो व्हाट्स योर टेक, आप किस तरह ट्रेड कर रहे हो और उन लोगों को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आपका क्या है इसमें? अगर आप पूरे टाइम सिस्टम के सामने बैठ सकते हो तो इंट्राडे इज वेरी गुड, क्योंकि आपके सामने फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टॉप लॉस कटेगा, आप 1 सेकंड में यूं निकाल दोगे। मैं पूरे टाइम सिस्टम के सामने नहीं बैठ पाता हूँ, मेरा बेबी छोटा है, मुझे उसे भी हैंडल करना होता है, राइट, बाकी काम वगैरह हो गए, तो उस वजह से मैं स्विंग ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आज खरीदा, आज नीचे भी गया, मैं अच्छे स्टॉक में पैसा डाल रहा हूँ, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद ये ऊपर जाके देगा मुझे पैसा। मेरे अंदर पेशेंस की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने डिक्सन बाय करा था 7-8 हज़ार रुपए पे, 19,000 तक गया, अभी वापस नीचे की तरफ आ गया 14,000 के आसपास। मुझे पता है, एक आप एग्जांपल सोचो, यूएस ने लगाया चाइना पे टैक्स, चाइना ने लगाया यूएस पे टैक्स, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक। अब चाइना भी मोबाइल प्रोडक्शन करता है, एप्पल यूएस में मोबाइल प्रोडक्शन करता है, तो अब इन दोनों के 2 बिलियों के झगड़े में फायदा इंडिया का होगा, क्यों? इंडिया पे टैक्स कम है। तो अब डिक्सन इंडिया में एप्पल के लिए या टाटा एप्पल के लिए फोन बनाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस कम है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहां चले जाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा बेनिफिट डिक्सन को मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अब ये 19,000 से नीचे आ गया 12-13 हज़ार पे पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला रीजन मैं प्रॉफिट्स में हूँ, दूसरा रीजन मैं इंडस्ट्री वाइज काम कर रहा हूँ। जब आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो, चाहे 2 दिन के लिए ले रहे हो, 15 दिन के लिए ले रहे हो, 2 महीने, 6 महीने के लिए ले रहे हो, पहली चीज जो आपको देखनी है, क्या ये स्टॉक टिकेगा, मार्केट में टिकेगा? सिंपल सी बात। एग्जांपल लेते हैं, अब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसमें वही 11 प्लेयर क्यों थे? उस टाइम पे वॉशिंगटन सुंदर क्यों नहीं था? दिनेश कार्तिक क्यों नहीं था? उस टाइम पे उनकी फॉर्म बहुत नहीं है। उस टाइम पर जिसकी फॉर्म चल रही है, उनको पता है ये बंदा पिच पर जाकर टिकेगा। सिंपल सा एग्जांपल। बाकी टाइम पे आपने देखा विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ रन मारे, सेंचुरी मारी उसने, क्योंकि उसकी फॉर्म चल रही है, ही डिजर्व्स टू बी देयर। एक आधा दिन से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो प्लेयर चल ही नहीं पा रहा, एक एग्जांपल लेते हैं, सुनील गावस्कर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट उनके बेटे रोहन गावस्कर वो नहीं चला, इतना नहीं था भाई, जरूरी थोड़ी कि मैं सेम सचिन का टाइम से बेटा। काम करूंगा, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अभी सचिन तेंदुलकर के बेटे नहीं आए, आईपीएल में भी 1-2 मैचेस में ही मौका मिला और ज्यादा नहीं मिला। तो सेम तरीके से जब आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो, क्या उसकी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, एफआईआई होल्डिंग अच्छी है, डीआईआई ले लेते हैं, इन 3 ने मेजर पोर्शन है, या लिक्विडिटी पहले ही मार्केट में भरी पड़ी है। गवर्नमेंट ने कहा कि जी वोडाफोन में हम 49% स्टेक लेंगे, अच्छी बात है, 49 आपके पास आ गया, प्रमोटर्स के पास आ गया, थोड़ा बहुत जो भी बचा, कुछ म्यूचुअल फंड्स वालों ने भी बाय कर रखा है, फिर भी ऊपर नहीं गया, क्योंकि डेट तो वहीं रहा ना बीबी, डेट का पार्ट तो है ही, और ऑलरेडी लॉसेस में हो आप लोग। तो ये फंडामेंटल्स जब देख लिए तो आपको पता लग गया कि मेरी प्लेट में जो खाना रखा हुआ है वो खराब क्वालिटी का नहीं है, मैं इसे खाकर चैन से सो सकता हूँ। आप रोड साइड गए, मैं ऐसा नहीं कह रहा रोड साइड का खाना बुरा है, पर सबकी बॉडी को सूट नहीं करता। आपने रोड साइड का खाना खाया, आप जाकर रात को परेशान हो रहे हो, यार पेट में दर्द हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो गई, ये वो हो सकता है किसी और की बॉडी को सूट करे, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको सूट नहीं करेगा। हो सकता है कोई पेनी स्टॉक में पैसा कमाए, 2 रुपए का शेयर है, 1 लाख शेयर खरीदेगा, 2 रुपए 10 पैसे पे बाहर निकल जाएगा, 5-10 हज़ार रुपए कमाए फटाफट। कोई स्कैल्पर भी है, मैं एक बंदे को जानता हूँ, यू वोंट बिलीव, 3 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करता है, ऑप्शंस में सिवा नाम है उसका, 3 मिनट का चार्ट खोलेगा, 6-6 घंटे बैठ के लाइव स्ट्रीम करता है। 6 घंटे में अपने घर में ना बैठ पाऊं, पर वो स्विंग ट्रेड नहीं कर सकता, उसको फंडामेंटल्स नहीं आते हैं, मुझे फंडामेंटल आते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। तो पहले आप अपना जॉनर चूज करो कि यार आपका लाइफस्टाइल क्या है, क्या आप सिस्टम के सामने हो या नहीं हो, कैपिटल कितनी है, आपके लिए एफएनओ सूट है या नहीं है, क्या आपके लिए कैश है, ये सारे चेकलिस्ट एक बनाओ, तब आप एक पॉइंट पे डिराइव कर पाओगे कि आपको सेडान चलानी है, हैचबैक चलानी है, या एसयूवी चलानी है, हेलीकॉप्टर उड़ाना है। तो वो चेकलिस्ट क्या है? आपने कहा कि
फंडामेंटल्स का जानो। हमने पोर्टफोलियो के लिए भी फंडामेंटल्स देखा, हमने स्विंग ट्रेड के लिए भी फंडामेंटल्स देखा। तो इज़न्ट स्विंग ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन टेक्निकल, क्योंकि आप उसमें 2 दिन से लेके 20 दिन, 35 दिन तक, 40 दिन तक आप ट्रेड होल्ड कर रहे हो। अगर हम उसमें भी, जैसे आपने अभी डिक्सन का एग्जांपल दिया कि भाई हमने 700 से लिया, 7,000 पे लिया, 19,000 तक गया और अभी 14,000 पे खड़ा हुआ है। यू आर स्टिल मेकिंग मनी, बट इज़न्ट दैट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो? इट्स नॉट पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। वो पोर्टफोलियो का पार्ट है डेफिनेटली, तभी मैं 7 से 19 की जर्नी तय कर रहा हूँ, वरना मैं 7 से 8 पे ही निकाल देता। राइट, मैंने यही देखा ना इंडस्ट्री कैसी है। जब मैं स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ, लाइक मैं 2 दिन के लिए ले रहा हूँ, मैं इतने डीप उसके पैरामीटर नहीं देखने वाला कि इसका लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स क्या था। मैंने नाम से देख लिया निफ्टी के टॉप 10 कंपनीज है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, अच्छे ही होंगे, तो भैया तभी ये निफ्टी 50 में रखे गए हैं, कुछ सोचकर उन्होंने बैलेंसिंग वगैरह करी है। दूसरी चीज पर आते हैं, जब आप स्विंग ट्रेड देख रहे हो तब आप डेफिनेटली टेक्निकल देखोगे, बट आप ये देखो उसमें मूव आ रहा है तो किस रीजन से आ रहा है। क्या किसी ऑपरेटर की न्यूज आ गई, कोई हवाबाजी की न्यूज आ गई, कोई एक अफवाह फैला दी कि भैया ये इसको एक्वायर कर रहा है, बाद में वो आकर बोलता भैया ऐसी कोई न्यूज नहीं है, 1 सेकंड में ऊपर 1 सेकंड में नीचे। तो जिन स्टॉक्स में ये फालतू की न्यूज मैन्युपुलेशन आती है, तो वो तो चाहते ही हैं कि भैया न्यूज आए, रिटेल वाले फंसे, हम बेच के निकल जाएं, तो आप ऐसे स्टॉक लो ना। आपने सुना कभी SBI में ऐसी फालतू न्यूज नहीं आती, रिलायंस में नहीं आती, टाटा का कोई स्टॉक उठा के मुझे एक स्टॉक बता दो टाटा का जिसमें ये फालतू की न्यूज आती हो कि 10% आज ऊपर 20% आज नीचे, नहीं आती। अच्छे स्टॉक्स हैं, करो ना आप उनमें ट्रेड। 6,000 में से आपको वो 6 कचरा वाले ही क्यों पकड़ने हैं, और फिर मेरा पैसा लॉस हो गया, लॉस हो गई यार। सो अगेन कमिंग बैक टू दैट टॉपिक कि हर स्टॉक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और आपने ना, हमने स्ट्रैटेजी के बारे में बात की कि हम लोग ना अपनी एक चेक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं कि यार ये स्टॉक के अच्छे अच्छे Right. ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये स्टॉक ना इन इन चीजों पे ना बड़ा खड़ा उतर रहा है। सो ऐसी कौन से चेकलिस्ट हैं आपके कि ये स्टॉक अब टेक ऑफ होने वाला है और मैं इसको पकड़ सकता हूँ और मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकता हूँ और उसमें मैं गेन्स ले सकता हूँ, चाहे नॉट कि 4 दिन के गेन्स मेरे को चाहिए, मैं 4-6 महीने रखूं, पोजिशनल ट्रेड की तरह मैं इसको 4-6 महीने रखूं, क्योंकि अब ये चलने वाला है। क्योंकि आपने ना एक वक्त की बात की थी कि उनकी फॉर्म नहीं है। Right. अब इस स्टॉक की फॉर्म पहचानने के लिए वो क्या करूं मैं, वो समझ चेकलिस्ट क्या है? तो इसको ऐसे समझते हैं, हाँ जी, क्योंकि क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो मैंने इसलिए 2-3 बार क्रिकेट का एग्जांपल लिया। कोई प्लेयर इन्फॉर्म नहीं है, अब वो टीम से बाहर हो गया, अब ये नेट में प्रैक्टिस करता रहेगा और लोगों को दिखाएगा कि भैया मैंने छक्के मारे। सरफराज अहमद का एग्जांपल लेते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मारे। विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं, रणजी खेलने भी आए दिल्ली में, ठीक है, अब भैया IPL में अच्छी चल रही है उनकी। इसी तरीके से कोई स्टॉक है, उस टाइम पे मार्केट ट्रेंड की वजह से मान लेते हैं गिर गया, नॉर्मल करेक्शन की वजह से वो गिर गया, अब ये पड़ा हुआ है साइड में, 1 महीना हो गया, थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है। जहां पर आपको दिखे कि गैप्स अप होना शुरू हो गया है, वॉल्यूम बननी शुरू हो गई है, 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, पहले 20 क्रॉस करेगा तब 50 करेगा तब 100 करेगा, कहीं जब जाके 200 पे लेगा, और लोग क्या करते हैं सीधा 200 का फिल्टर मारते हैं। अरे भाई जब इतना भाग चुका तो 200 के ऊपर हो गई अपना, आपने पूरी रैली मिस कर दी। अल्टीमेट गोल था कि उसको छोटे में पकड़ना ताकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल हो सके, लॉस लूं 10 पॉइंट का, टारगेट को 50 पॉइंट का, मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, कोई एक न्यूज आनी शुरू हो गई, अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आ गया, सेक्टर अच्छा है। ये एक बेसिक चेकलिस्ट है जिससे आप देख सकते हो। अगर जिन लोगों को मूविंग एवरेज की मैंने बात करी, मैं कई बार क्या करता हूं, लोग बेसिकली क्या करते हैं मूविंग एवरेज प्राइस पे लगाते हैं, आप प्राइस पे लगा सकते हो, आप चाहो तो उसको वॉल्यूम पर भी लगा सकते हो। गए मूविंग एवरेज पे गए, सिंपल मूविंग एवरेज यानी 1 की मैं बात कर रहा हूँ, 1 मूविंग एवरेज को आप वॉल्यूम पे डाल दो, अब क्या होगा ये बता देगा कि कल की जो वॉल्यूम थी वो लास्ट 5, 7, 10 दिनों का से ज्यादा है या कम है। प्राइस में मूव आया, वॉल्यूम एक अच्छी बनी है, तो एक बेसिक फिल्टर है कि भैया कोई इसको एक्यूमुलेट कर रहा है, कोई एज इन कोई बड़ा आदमी, राइट। मार्केट में 3 पार्टिसिपेंट्स है, प्रमोटर, FII DII या आई शुड से प्रो, और तीसरे रिटेल वाले। अब प्रमोटर तो डेली ट्रेड करने से रहा, उसमें तो टाइम है नहीं। अभी नारायण मूर्ति की बात करते हैं, वो क्या डेली ये देखता रहेगा अरे आज इन्फोसिस गिर गया ऊपर चला गया, अरे उसको सॉफ्टवेयर बनाने का काम है यार, वो जाएगा सॉफ्टवेयर बनाएगा फिर बोलेगा भैया 70 घंटे काम करो मेरे लिए, उसका काम ये है, राइट। जोक्स अपार्ट, तो अब बचते हैं रिटेल वाले और FII DII।
रिटेल वाला कितना बाय कर लेगा? 10 शेयर, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, इससे ज्यादा तो बाय नहीं कर सकता। तो मूव रिटेल वाले कितना ले आएंगे? 1%, 2%, 4%। बट कोई बंदा जिसको पता है कि आगे अच्छा होने वाला है, कि भाई आगे कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, पराग मिल्क ने अभी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, तो जो उनके फ्रेंचाइजी होल्डर थे उनके पास तो पहले ही भेज दिया ना, भैया एक क्रिएटिव रेडी रखो, जिस दिन मैं बोलूंगा दुकान पर टांग देना। जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, भैया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तुम्हें दूं क्या? तो उनको पता है ना कि भैया क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर नया प्रोडक्ट आने वाला है, प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं। अगर मिल्क के प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो मिल्क कंपनी के लिए अच्छा है, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बेकार है। आपकी जब से ज्यादा पैसे जा रहे हैं और वो पैसे जा रहे हैं कंपनी के पास, मदर डेयरी, अमूल वगैरह, हालांकि लिस्टेड नहीं है। इसी तरीके से तो वहां पर एक वॉल्यूम का फिल्टर डाल दो, बेसिक एक इनसाइड बार से ट्रेड ले लो, मूविंग एवरेज लगा लिया, जहां पर मुझे लग रहा है बैक टू बैक गैप अप्स हो रहे हैं। गैप अप हो रहे हैं मतलब कोई महंगा बाय कर रहा है। कौन महंगा बाय कर रहा है? जिसके पास पहले से न्यूज है। एक स्विंग बेसिक स्टॉप लॉस लगाकर अब बिंदास ट्रेंड राइड करो। वीकली कैंडल अच्छी बन गई कि वीकली कैंडल में आपको दिख रहा है हैमर बन गया, बुलिश इंगल्फिंग बन गया, तो पूरा का पूरा जो सेलिंग था वो डाइजेस्ट हो गया। सो मतलब मेजर प्लेयर इसमें हो गया अपना वॉल्यूम का, कि यार जहां पे एक्यूमुलेशन आ रहा है कि वहां पे मतलब छोटे मोटे लोग तो कर नहीं रहे, मतलब हम यहाँ पे इस ऑफिस में अगर 100 लोग बैठे हैं वो साथ में मिलके भी लेंगे, वो नहीं एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे DII, FII और किसी इंस्टीट्यूशन का पैसा लग रहा है। ये हम बहुत बड़ा फिल्टर लगा सकते हैं कि ये अगली चीज जो अपने सिनेरियो में चल रही है। मैं सही समझ रहा हूँ इस बात को? इसमें एक प्रॉब्लम है, बट ओके। FII DII की जो होल्डिंग चेंज है वो आपको दिखेगा 3 महीने बाद, ओहो। जब क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे। आप जाओगे गूगल पे स्क्रीनर बनाओगे चेंज इन FII DII, वो बोलेगा जब 3 महीने बाद रिजल्ट आएंगे तब आना मेरे पास, मेरे से बात मत करो। वो आपको दिखाएगा दिसंबर के रिजल्ट, जबकि मार्च खत्म हो गया, अभी रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो आपको ये टेक्निकली चेक करना है कि बेसिक वॉल्यूम आज क्यों बढ़ा। नॉर्मल वॉल्यूम है लेट्स से 1 लाख, आप कह रहे हो आज 8 लाख का वॉल्यूम क्यों है? 8 टाइम्स क्यों हुआ? क्या वो लास्ट के 15 मिनट में हुआ, बीच में हुआ, मॉर्निंग में हुआ? मॉर्निंग में हुआ तो क्या उसे फॉलोअप मिला? हाँ भाई फॉलोअप मिला, मतलब अब ये न्यूज नेक्स्ट लेवल पे धीरे धीरे पास ऑन होना शुरू हो चुकी है। तो ये आपको चार्ट से क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जब प्राइस में मूव आ रहा है और वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा है, दैट्स अ गुड इंडिकेटर। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके बाद स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, ये कोई होली ग्रेल थोड़ी है, वरना भैया मैं घर बेच के रेलवे स्टेशन पे रह रहा होता, सारा पैसा इसी वाली स्ट्रैटेजी में डाल देता। ये आपकी एक्यूरेसी बढ़ा सकता है। तो जैसे अभी आपने बात करी स्क्रीनर के बारे में, तो ये जितने आपने फ़िल्टर्स बताए हैं, ये क्या हम लोग एक प्रॉपर एक स्क्रीनर इसका बना सकते हैं कि भाई ये स्क्रीनर पे आपने जो पैरामीटर्स बताए हैं, सारी चीज़ें आ जाएँगी? बना सकते हो, बट इतने सारे फिल्टर लग जाएंगे ना, फिर हार्डली आपके पास एक आधा स्टॉक ही आएगा, फिर आपके पास चॉइसेस नहीं बचेंगे। तो और जैसे अभी आपने कहा ना कि फॉर्म अच्छा होगा, तो जैसे मान लो आपने बोला 1 आध 2 स्टॉक या 5 स्टॉक भी आएँगे, तो इज़ इट अ गुड थिंग और इज़ इट अ बैड थिंग? इट्स अ बैड थिंग, ओके। क्योंकि आपके पास आया एक स्टॉक और पता लगा वो कचरा हुआ। आप तो ये सोचोगे मैंने फिल्टर लगाए हैं, मान लो कोई भी स्टॉक ऐसा है जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, डेली के 10-12 शेयर ही ट्रेड होते हैं, बिल्कुल कचरा सर्किट वाला स्टॉक है। उस दिन वो निकल कर आ गया, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी थी, डेट नहीं था, प्रॉफिट में थी कंपनी, मिनिमल प्रॉफिट 40-50 लाख रुपए के प्रॉफिट में थी हार्डली, राइट। अब आप कहोगे अच्छा है, बट रियलिटी में वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें रियल में वॉल्यूम नहीं है। तो आप तो बाय कर लोगे उस दिन, फिर वो फॉलोअप नहीं देगा। तो अल्टीमेट चीज क्या है, एक बेसिक फिल्टर लगा लो कि आज प्राइस 3-4% ऊपर गया और वॉल्यूम जो है लास्ट 10 दिन से 15 दिन से बेटर है। आपने लगा ली कि भैया एक मान लेते हैं आपने 15 तारीख को स्क्रीनर रन करा, जस्ट एन एग्जांपल, तो 1 तारीख से 15 तारीख में ये वॉल्यूम अभी तक की हाईएस्ट है या सेकंड हाईएस्ट है और प्राइस ऊपर है। अब आप इसका चार्ट चेक करोगे, हाँ यार डाबर में आज ऐसा क्या हुआ, अंबुजा सीमेंट में आज ऐसा क्या हुआ, अल्ट्राटेक में क्यों ऐसा हुआ? तो अल्ट्राटेक को कोई हिला नहीं सकता, बट जो हिला सकता है वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर चुका है। उसको लग रहा है कि भैया सीमेंट के प्राइसेस बढ़ेंगे अब आगे जाकर, ये रीजन। सेक्टर का लॉजिक जरूरी या वॉल्यूम स्पेसिफिक स्टॉक में वॉल्यूम आना ज्यादा जरूरी? दोनों अपनी जगह है। मैं स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा ट्रेड करता हूँ, सेक्टर स्पेसिफिक इज द सेकेंडरी अप्रोच। और आप सेक्टोरल टेलविंड को नहीं देखते, स्टॉक अच्छा कर रहा है, सेक्टर अगर मान लो इतना अच्छा नहीं भी कर रहा है, पीयर्स इतने अच्छे भी नहीं कर रहे, तो भी आप उस स्टॉक को पकड़ोगे? डेफिनेटली हो सकता है उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला हो। ओके। अभी रेलवे है, रेलवे के सारे डाउन है, डिफेंस के सारे डाउन है, तो अब मैं क्या ट्रेड ही नहीं करूं। बट HAL अगर आप देखोगे पूरे सेक्टर के मुकाबले उतना नहीं गिरा, कंपैरेटिव बेसिस में मैं बात कर रहा हूं, राइट, उतना नहीं गिरा। तो ये रीजन की वजह से
पहली अप्रोच है स्टॉक स्पेसिफिक। अब ये तो नहीं बोल सकते कि भैया पूरा सेक्टर खराब है तो ये स्टॉक भी खराब होगा, वो तो सेक्टोरियल अप्रोच की वजह से, वो 10 नीचे गया तो 11वां भी नीचे गया। क्या पता गवर्नमेंट ने कल आके जैसे बोल दिया कि भैया एक काम करो 100 करोड़ का ऑर्डर पकड़ो, एयरक्राफ्ट बना के दो फटाफट से, प्रॉफिट्स अच्छे आ गए, प्रमोटर ने ऐड कर लिया। चलो बेसिक एग्जांपल, प्रमोटर की होल्डिंग थी 67%, प्रमोटर ने कहा मैं 2% ओपन मार्केट से ले रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ी, प्रमोटर का हो गया 69-70%, तो ये स्टॉक भागेगा ना, क्योंकि इसके प्रमोटर ने इसमें और इंटरेस्ट दिखाया और आई शुड से और अच्छी अप्रोच दिखाई है इस रीजन से। तो पहले आप स्टॉक स्पेसिफिक देखो, फिर देखो कि क्या इसके बाकी भी भागे या अकेला ये भागा। तो हमने स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करा है, तो अब अगर हम कोई चीज़ आपने बताई, ये सारी चेकलिस्ट है जिससे हम लोग एक अच्छे स्टॉक्स को इन फॉर्म स्टॉक्स को हम लोग देख सकते हैं। तो इसको और अगर सिंप्लीफाई वे में करा जाए कि आपने जो स्क्रीन बताया कि भाई 15 दिन के लास्ट 15 डेज के अंदर देखो हाईएस्ट फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम किस में ज़्यादा है, आप वो स्टॉक्स रखो। आप भी देख लो कैंडल्स किस में बड़ी बन रही हैं, आप राइट। चार्ट्स में जाके देख लो। तो इसके बाद अगर हमने स्विंग ट्रेड ले लिया है, ठीक है, और आपने इसमें स्टॉप लॉस भी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। बिकॉज इट्स अ ट्रेड। अब इसको हम राइट कैसे करें? क्या ये मेरे स्विंग ट्रेड जो लिया हुआ है, क्या ये 3 दिन का है? मतलब आप इसको ट्रेलिंग करते हो, क्या आप इसको स्टॉप लॉस तक का वेट करते हो, क्या आप इसको कोई टारगेट लगाते हो, क्या आप इसको छोड़ते हो कि भाई अगर 7,000 का है, 19,000 गया तो हम 19,000 तक होल्ड करेंगे? हाउ डू यू डू दैट? नहीं, 7 से 19 की जर्नी तो कम से कम जाएगी 2 साल में। वो तो 100 में से एक बार हो गया तो हो गया, बट 100 में से 90 बार भी नहीं होने वाला। स्विंग ट्रेड का मतलब क्या है? जैसे एक झूला है, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। वो जो पार्क में झूले पड़े होते हैं उसे स्विंग बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया। सपोर्ट पे आए बाय कर लो, रेजिस्टेंस पे आए सेल कर दो, 10-15 दिन वाला काम है, इसलिए इसका नाम स्विंग ट्रेड पड़ा। तो इसमें आपको प्रॉफिट मिलेंगे छोटे छोटे, बट मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे। कभी रिलायंस में मिल जाएगा, कभी एसबीआई में मिल जाएगा। आज एसबीआई नीचे आ रहा है तो मैं कैनरा बैंक में देख लूंगा, कैनरा नीचे आ रहा है मैं बजाज ऑटो में देख लूंगा। तो ये जर्नी जो चलेगी वो इस तरीके से चलने वाली है। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है? इसमें स्टॉप लॉस रहेंगे छोटे छोटे, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट के, पर जो टारगेट होंगे आपको 30, 35, 40 पॉइंट के मिलेंगे। पहला टारगेट जो मैं रखता हूँ वो 1:5 के आसपास रखता हूँ, 10 पॉइंट स्टॉप लॉस, 15 से 17 पॉइंट का टारगेट, फिर 25 पॉइंट का टारगेट हो गया। पहला टारगेट मेरा बुक हो गया। मुझे ग्रीडीनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने मार्केट में, मुझे 2013 में मैं आया था, 12 साल हो गए, तो मैंने देखा ग्रीडीनेस के चक्कर में अपनी कैपिटल ज़्यादा जाती है। अरे आएगा भी और आएगा, आएगा भी और आएगा, और बड़े लोगों को पता है कि कहाँ रिटेल वालों का अब उन्हें घुमाना है, और वहीं से वो ऐसा डायरेक्ट डाउन होगा कि अब उठेगा नहीं है। तो उस चक्कर में मैं क्या करता हूँ, जो मिल रहा है भाई चुपचाप थोड़ा बुक करो, बट आप अपने टारगेट्स का वेट करना है। पार्शियल बुक कर लिया आपने, 30% बुक कर लिया, 40% बुक कर लिया, दूसरे टारगेट का वेट कर लो। आप ये मार्केट के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने ये रेजिस्टेंस से टारगेट डिराइव करा है, मैं तो यहीं पे प्रॉफिट बुक करूंगा। आप मार्केट से नहीं लड़ सकते, जबरदस्ती मत कर। मत। इतना बड़ा मार्केट है, अल्टीमेट गोल है पैसा कमाना, सिंपल सी बात। तो इस सिनेरियो में अपने पास हमने, अब फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, हमने ना 3 चीजें एस्टैब्लिश कर ली यहाँ पे कि गोल्ड में डालो, लॉजिक से अपना सेक्टर ढूंढो, और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ कि जहां पे वॉल्यूम कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। इस वजह से हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी जोन में आ जाते हैं। मार्केट गिरेगी, अपने को गोल्ड बचा लेगा। स्टॉक्स में हम अच्छे स्टॉक ढूंढ रहे हैं, अगर जाएगा नीचे तो स्टॉप लॉस है, फिर से हम लोग यहाँ पे नीचे नहीं जाएंगे। इस सिनेरियो में अपने पास ना ये एक चीज कलेक्ट हो जाती है जहां पे हम ओवर हाइप्ड चीजें, है ना, कि सबकी जुबान पे ना वो एक नाम, वो एक सेक्टर, फॉर एग्जांपल जैसे अभी डिफेंस और रेलवे चल रहे थे कि भाई ओवर हाइप्ड हो गया चीजें। अब इस चीज को मैं अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट कर लूं कि यार फोमो तो मुझे भी होगा, राइट, कि भाई सब डिफेंस की बात कर रहे हैं, उत्कर्ष ने डिफेंस लिया है और विभोर ने रेलवे लिया है, मतलब मेरे पास दोनों ही नहीं है। राइट। तो हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द ओवर हाइपनेस, कि उसका क्या ट्रिगर रखूं मैं अपने लिए? ओके, अब इस चीज में क्या आता है ना, जब आप ये दोनों से कॉन्ट्राडिक्ट क्यों है, मैंने आपको क्या बोला कि स्टॉक नीचे आ गया और अब साइड में पड़ा हुआ है। आप जो बोल रहे हो जब वो सेक्टर सबकी जबान पर है ऑलरेडी तो वो ऊपर की तरफ होगा आसमान में। मैं बात कर रहा हूं जो स्टॉक नीचे गिरा, धीरे धीरे अब उसके फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, सपोर्ट पे है, वॉल्यूम अब वापस से बिल्डअप होना शुरू हुआ है। दूसरा जो सबकी जबान पर है, डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, वो ऑलरेडी आसमान में होगा, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, उसमें वॉल्यूम ऑलरेडी बन चुके होंगे। दोनों
अलग अलग चल रहे अलग हैं, अलग वॉल्यूम राइट, बन गए, बन गए, एग्जॉशन हो गया, निकल हाँ चुके। अब हाँ इट्स अ लास्ट लेग ऑफ रैली। सी बेसिकली क्या होता है, एक स्टॉक 4 स्टेज में मूव करता है। पहला हो गया एक्यूमुलेशन स्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को पता है आगे के 1 महीने बाद, 6 महीने, सॉरी 2 महीने बाद या 15-20 दिन में कुछ न्यूज आएगी। अब ये एक साथ क्वांटिटी नहीं उठाएगा। फॉर एग्जांपल ऊनो क्रिएटर्स का एग्जांपल लेते हैं, अखिल का ऊनो क्रिएटर्स है। अब मुझे पता है ये धीरे धीरे एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। मैं क्या करूंगा, इनके चुपचाप शेयर बाय कर लूंगा, क्योंकि मेरी अखिल से बात हुई है कि भाई हम नया ऑफिस खोलेंगे, नया स्टूडियो खोलेंगे और रेवेन्यू बढ़ेगी, या कोई कंपनी बोनस देने वाली है, बीएससी का बोनस आया, डिविडेंड देने वाली है। तो ये हो गई स्टेज 1, एक्यूमुलेशन हो गई, लिक्विडिटी मार्केट से कम हो गई। अब न्यूज पब्लिक में आएगी, जैसे आपने डिफेंस और उसमें बोला, अब ये भागेगा। अब हर दूसरा बंदा, हर पान वाला, चाय वाला सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा है, ये चल रहा है भाई, तेज चल रहा है, मार्केट भाग रही है भाई। अब क्या होगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर दूसरा न्यूज आर्टिकल, हर दूसरा बंदा यूट्यूब पे एक ही सेक्टर के अराउंड या स्टॉक के अराउंड वीडियोस बन रही हैं। अब पब्लिक उसमें घुसना शुरू हुई। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, सप्लाई यानी लिक्विडिटी जो थी वो तो लिमिटेड थी। मान लेते हैं मार्केट में 2 लाख शेयर थे। अब किसी को बाय करना है, रिटेल वालों को, तो कोई सामने बेचने वाला होना चाहिए, और वो बेचने वाला कौन है, जो पहले से खरीद के बैठा हुआ है, जिसने एक्यूमुलेट कर लिया। तो ये स्टॉक में एक रैली आ गई, ये हो गई आपकी स्टेज 2। यानी जो पहले से खरीदा वो प्रॉफिट बुक कर रहा वो है। प्रॉफिट बुक कर रहा है, ये अपना न्यूज का फायदा उठा रहा है, अब निकल रहा है, इनकैश कर रहा है। अब वापस से आते हैं, अब ये शेयर्स वापस से पब्लिक के पास आ गए। अब पब्लिक वेट कर रही है, थोड़ी सी रैली आए, थोड़ा हल्का सा ऊपर जाएगा। अब क्योंकि सारा जो लिक्विडिटी है वो पब्लिक के पास है, मेजॉरिटी पार्ट में, तो यहां पर एक कंजेशन होना शुरू हो जाएगा। जितना एक ब्रॉड टिप ये है, जितना ज्यादा एक स्टॉक में लिक्विडिटी होगी उतना उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हर दूसरे बंदे के पास है। आप सब्जी मंडी में जाओ, वहां जाकर पूछो भैया आलू कितने रुपए को ले, मतलब 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, क्योंकि हर जगह आपको आलू मिल जाएंगे। अब वहां जाकर पूछो भैया एवोकाडो है तेरे पास, अगर नहीं है भैया 50 दुकानों में से एक दुकानों पे आपको मिलेगा एवोकाडो। उसकी शेल्फ लाइफ ऐसी है, महंगा भी है, 3-4 दिन में भैया खत्म इतनी देर में, राइट। आप ठंड के टाइम देखो, हर दूसरा बंदा सरसों, पालक, मेथी, बथुआ यही सब बेच रहा है, तो 15-20, 30 रुपए किलो के हिसाब से बेचता है। बट कोई एग्जॉटिक वेजिटेबल आ गई, भैया नहीं है, स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, उससे बेटर नहीं है भैया। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेज 3 में लिक्विडिटी जो है वो रिटेल वालों के पास हो गई। वो कह रहा है मुझसे ले ले 200 रुपए का, तो एक और बिड डाल देता है 199.9 की, एक रिटेल वाला 199.8 की डाल देता है। और ये जो बड़े प्लेयर हैं अब खरीदने को रेडी नहीं है, क्योंकि न्यूज तो ऑलरेडी पब्लिक में आ चुके हैं, लगा मेरा क्या लेना रहा, ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं उससे, हो गया। ये स्टेज 3 हो गई कंजेशन वाली, और अब ये धीरे धीरे लिक्विडिटी की वजह से नीचे आ जाएगा। ये हो गई आपकी स्टेज 4 कंप्लीट। इस तरीके से एक साइकिल। अब फिर नीचे रिटेल वाले, जब पेशेंस लूज हो जाता है ना उनका, यार 6 महीने हो गए, स्टॉक तो ऊपर जा नहीं रहा, बिल्कुल तंगी आ चुकी है, अरे जो दूसरा भाग रहा है इसमें से लॉस बुक करके उसमें जाएंगे। अब फिर रिटेल वालों ने बेचा, अब फिर कोई खरीदेगा, और वो बड़ा प्लेयर एक्यूमुलेट करेगा वापस से 6 महीने 1 साल तक वो एक्यूमुलेट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा। फिर ये रिटेल वाला वापस से जाकर सोचता है मैंने जैसे ही बेचा ये वापस से ऊपर चला गया। क्यों? आप इसकी पूरी जड़ समझो, क्योंकि रिटेल वालों ने या किसी ने भी, आपने वो भागता हुआ स्टॉक पकड़ा। यार आप ट्रेन का एग्जांपल लो, आप भागते हुए ट्रेन में चढ़ोगे तो गिरने के चांसेस है ना भैया। प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी 15 मिनट तक, क्यों नहीं चढ़े? ट्रेन तो अपनी जर्नी पे जाएगी ना। अच्छा स्टॉक है, यानी कि बात मैं ट्रेन की कर रहा हूँ, स्टॉक के अच्छे स्टॉक की, गिरेगा फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स अभी आपको जैसे लगता है कि इसे बड़े बड़े लोग ना चुपके से थोड़ा एक्यूमुलेट कर रहे हैं? बिकॉज हर टाइम पे ना सब कुछ नीचे नहीं होता, राइट। एक छुपके से कोई ना कोई चीज में कहीं ना कहीं ऐसा तड़का लग रहा है जहां पे कोई ना कोई पैसा बना रहा है। तो आपको ऐसा क्या लगता है, यू रिसर्च सो मच, ऑल द टाइम यू आर रिसर्चिंग, तो ऐसा कौन सा सेक्टर है कि जहां पे हल्का हल्का लोग घुस रहे हैं, एक्यूमुलेट करना शुरू कर रहे हैं? ठीक है, तो आप इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पे डालोगे, यूट्यूब पे जब आप जाते हो तब आपने कोई भी गाना सुना, मान लो आपने कोई पंजाबी गाना सुना, अब दूसरा पंजाबी गाना दिखता है, तीसरा पंजाबी गाना दिखता है। अब यूट्यूब को पता चल गया कि मानस को पंजाबी गाने पसंद है, AI, राइट। हर दूसरा बंदा जिबली 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 आर्ट बनाए जा रहा है,
एक एक बंदा 4-4 बना रहा है, कुछ गलत नहीं है। किसकी हेल्प से? एआई की हेल्प से। आजकल आप देखोगे अब धीरे धीरे कस्टमर सपोर्ट क्यों रिप्लेस हो गया? फोन कर रहे हो, वो बोलेगी आप अपना मोबाइल नंबर बोलो, आप अपना मोबाइल नंबर बोलो, मेरा मोबाइल नंबर 12345 है। वो एआई ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये इसका मोबाइल नंबर है। वो कहेगी मैं रिपीट करूं, आप कहोगे हाँ रिपीट करा, चेंज आ गया, हाँ जी आपकी कंप्लेंट ले ली गई है, आ जाएंगे। सब एआई का है। तो पहला सेक्टर हो गया डेटा सेंटर और एआई। अच्छा, कि जहाँ पे धीरे धीरे करके लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे बढ़ रहे हैं हैं। क्योंकि उनको पता है ये सेक्टर आगे के 2-4-5 साल चलेगा, अच्छा खासा चलेगा, जब तक वो कंपनी बाहर नहीं हो जाती जिसने टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करी, जो मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है मार्केट के साथ, चलेगा वो। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी दिक्कत अभी मैंने हमारे पॉडकास्ट में पीने की बात करी, पानी पीने की, कि भैया इसने बिस्लरी की बोतल क्यों रखी, डिस्टिल क्यों नहीं रखी? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है यार वो पानी ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ खराब कर सकता है, इम्प्योर है। अब गांव की तरफ जाओ भाई, पानी ही नहीं है लोगों के पास। गवर्नमेंट कई बार पानी ट्रेन से भेजती है, टैंकर्स वगैरह जाते हैं, और दिल्ली में तो और ही बुरा हाल है उसका। अरे यहीं पे खारा पानी है। पूरा माफिया चलता है भाई दिल्ली में तो। टैंकर्स के थ्रू, जिन लोगों ने फुकरे 3 मूवी देखी है उनको आइडिया होगा, पूरा उसमें वही दिखाया है। तो वाटर क्लीनिंग, वाटर रिसाइकलिंग, वाटर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये बड़ा सेक्टर है। और थर्ड जो आगे जाकर बनेगा वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मोबाइल लेकर आते हैं, चार्जर खराब हो गया उसका, चार्जर फेंक दिया, अब दूसरा चार्जर आएगा, अब इस चार्जर का क्या होगा? ये तो ई वेस्ट में चला गया। तो जो कंपनी ई वेस्ट वगैरह में काम कर रही है, वाटर ट्रीटमेंट में काम कर रही है, वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रही है, गवर्नमेंट से इनिशिएटिव्स तो मिल ही रहे हैं, ग्रांट्स मिल रही है, अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह मिल रहे हैं उसको, राइट। बट ये सेक्टर ऐसा है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी उतना डिजिटल वेस्ट बोला जाए, ई वेस्ट बोला जाए, और वाटर रिसाइकलिंग, उसकी डिमांड तो उतनी बढ़ेगी। तो ये 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जो प्लेयर्स इनमें कम है, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी, राइट। आप ये नहीं कर सकते मैं चलो एक काम करता हूँ वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगा लेता हूँ। उस वजह से ये जो स्टॉक्स हैं लोग अपने पोर्टफोलियो में रखकर बैठे हैं कि हाँ भाई, जैसे आपने देखा बीच में पीएसयू की एक साइकिल चली, हर दूसरा बंदा पीएसयू ले लो, डिफेंस की साइकिल चली। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आईटी मेजर जाइंट से लोग मिड कैप स्मॉल कैप आईटी वाले स्टॉक्स प्रिफर कर रहे हैं कि इनको रख लेता हूँ, आगे जाकर ये बड़ा विप्रो बनेगा, ये आगे जाकर नेक्स्ट इन्फोसिस बनेगा। और जैसे कि आपने, ये तो हॉट सेक्टर हो गए, आपने अच्छे स्टॉक्स को कैसे ढूंढे, अच्छे सेक्टर्स अभी क्या चल रहे हैं, हॉट कहाँ पे थीम है, उस पर आपने बात कर लिया। पर हम लोग वापस आते थोड़ा ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग की ओर पे आते हैं। यूजुअली जैसे बोला जाता है कि भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात होती है, कि आपने बोला कि यार जब डिफेंस के बारे में सब कोई बात कर रहे हैं तब तो ऑलरेडी वो भाग चुका है, निकलने का समय हो गया वहाँ पे। पर यहाँ पे अगर देखा जाए कि आप बोल रहे हो कि जब मार्केट नीचे 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो, 50 के नीचे हो, 20 के नीचे हो, तब हमको उसको ढूंढना शुरू करना है। नहीं, मैंने कहा 20 को जैसे ही क्रॉस करे, ये आपका पहला एक इंडिकेशन है। लोग क्या करते हैं, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाओ। अगर कोई स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो भाग कर गया होगा, तभी 200 प्रीवियस दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस करी है। अब 20 के अगर ऊपर आपको दिख रहा है, पहली ग्रीन कैंडल बनी, क्या इसको कल फॉलो अप मिला? आज भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मिल गई, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है? जैसे ही ये जहां से कैंडल क्रॉस हुई है उस कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अगर 20 मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ लगातार 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, चांसेस है कि अपने नेक्स्ट 50 मूविंग एवरेज के लिए जाए। 50 क्रॉस होता है 100 के लिए जाएगा। तो ये पहला सेटअप, बेसिक सेटअप मैं बता रहा हूँ। 20 मूविंग एवरेज आज क्रॉस हुआ, एक स्क्रीनर बना लो कि भैया मुझे आज वो सारे स्टॉक दिखाओ जिन्होंने आज या कल में 20 मूविंग एवरेज क्रॉस करा है। आपको दिख रहा है पहली ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, यानी यहाँ से हल्का हल्का ट्रेंड रिवर्स हुआ है, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। जिस कैंडल ने उसको क्रॉस करा है उसके लो के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दो। एक कैंडल का आपका स्टॉप लॉस रहा क्योंकि आपने कल वाली कैंडल देखी है, नेक्स्ट 4-5 कैंडल के लिए आपका टारगेट आ गया। अच्छा। और अच्छा, जब ये चीज़ हो रहा होगा तो उस टाइम पे ना ही स्टॉक के साथ बातें हो रही होंगी, उस पर्टिकुलर स्टॉक की बातें हो रही होंगी, ना ही उस टाइम पे उस कोई सेक्टर की बातें हो रही होंगी। राइट। तो उस टाइम पे जैसे अगर मान लीजिए हमको कोई अच्छा स्टॉक लेना है तो हम लोग हमेशा बात करते हैं सेक्टोरल टेलविंड होना चाहिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्विंग ट्रेड, बिकॉज आई एम अ स्विंग ट्रेडर। तो जो मेरे पर्सनल फिल्टर, मतलब दिस इज समथिंग न्यू जो हमको जानकारी मिल रही है कि मैं पर्सनल फिल्टर क्या लगाता हूँ, भाई आपका सबसे सेक्टोरल स्ट्रेंथ आपके पास होनी चाहिए, टेलविंड आपके पास आना चाहिए, उसके बाद पे होना चाहिए कि भाई उसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ एटलीस्ट होनी चाहिए। ऑल टाइम हाई सब तो नहीं देखना, बट एटलीस्ट अ मंथ
स्ट्रांग हो, 3 मंथली स्ट्रांग हो, तब वो सारे स्टॉक्स हमारे उसमें आते हैं। तो बट आप बोल रहे हो कि जब मार्केट लगातार लाल-लाल कैंडल प्रिंट कर रही है, उसके बाद जब फर्स्ट टाइम 20 मूविंग एवरेज तोड़ती है, तब हमको उसको रडार पे रखना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि देखो अगर कोई ऑलरेडी रेड कैंडल बन रही है तो उसमें बड़े प्लेयर्स सेल करके बैठ गए, वो तो निकल गए। अब तो ये रिटेल के पास पड़ा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ जिस स्टॉक अच्छा है बट उस पे किसी की नजर नहीं है। अच्छा, वो एक्यूमुलेशन फेज, आप मिनोविनी के एक्यूमुलेशन स्टेज की बात करो कि एग्जैक्टली अगर एक्यूमुलेशन स्टेज में 20 मूविंग एवरेज टूटता यस, है। ओके। आपने देखा कि सपोर्ट से बाउंस ले रहा है। आपने देखा कि अब जैसे आपने स्विंग ट्रेडिंग की बात करी तो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस यही दो चीज होते हैं। आपने देखा पहले एक बार बाय करके गया, फिर दोबारा से बाउंस कर गया, तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लग गया। फिल्टर लगाना है 20 मूविंग एवरेज का लगा दिया। या आपने जैसे आरएसआई की बात करी, नीचे से अगर आरएसआई पहले गया था 20 के आसपास, क्योंकि गिरा है तो 20, 25, 30 तक गया होगा। अब ये नीचे से 25 से घूमकर वापस से आरएसआई 30, 35 को क्रॉस कर रहा है, तो अब एक ट्रेंड बनना शुरू हुआ है लास्ट 2-3 कैंडल से। तो वो एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है। मान लेते कोई स्टॉक ऐसा है जिसके पास खुद का इंडेक्स नहीं है, मेटल का इंडेक्स है, इंफ्रा का इंडेक्स है, शुगर का इंडेक्स नहीं है। अब मुझे दिख रहा है आज ये शुगर स्टॉक भाग रहा है, अब मैं कैसे देखूं? मेरे पास इंडेक्स तो है नहीं कोई। पीयर्स को स्टडी करोगे आप। पीयर्स को स्टडी कर लोगे आप ज्यादा ज्यादा। या कोई सेक्टर ऐसा है जिसमें उसका पीयर्स भी ज्यादा नहीं है। आईआरसीटीसी का एग्जांपल लेते हैं ना, वो रेलवे स्टॉक है ना वो ट्रेन बना रहा, उसका काम है टिकट बनाना और पानी बेचना, खाना पानी बेचना। तो वो रेलवे स्टॉक्स में प्रॉपर्ली काउंट नहीं किया जा सकता। बट अगर इसमें नहीं काउंट कर सकते, आपकी बात सही है, बट अगर मान लो तीतागढ़ को ढेर सारे ट्रैक्स बनाने का उसको ऑर्डर मिल रहा है जी, और जो वैगन बनाता है, कौन सा वैगन वाला है ना, तो उसको मान लो ढेर सारे 100-2-3 हजार बोगी बनाने का मिल रहा है, और आपको इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का ऑर्डर्स मिल रहा है, दूसरी कंपनी को मिल रहा है। तो इससे तो यही पता चला जब ये पटरियां पे दौड़ेंगी तो लोग उस पर बैठेंगे, जब लोग बैठेंगे तो टिकट लेना पड़ेगा, जब टिकट लेना पड़ेगा तो बैठेंगे तो पानी पियेंगे। बट ये आप बात कर रहे हो आगे के 5 साल बाद की, ये तो 5 साल बाद होगा ना। ऑर्डर तो आज मिला है, जुपिटर को ऑर्डर मिल गया या टीटागढ़ को ऑर्डर मिल गया, इसकी ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग हो गई। बट आईआरसीटीसी भागेगा बाद में जाकर। मुझे ये पता है कि मैं अगर मई जून में टिकट बुक करने जाऊं तो वो वेटिंग पीरियड में ही खड़ी रहेगी, राइट? तो लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुझे पता है आज लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं रेलवे स्टॉक्स छोड़कर आईआरसीटीसी पर फोकस करूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि भैया ट्रेन फुल थी, लोग टिकट बुक कर रहे थे तो आईआरसीटीसी को कमीशन जा रहा था, और ट्रेन में खाना कर रहे थे, पीना कर रहे थे, जो भी अपना कर रहे थे, तो वहां पे आईआरसीटीसी पे फोकस रहेगा। उस टाइम आरवीएनएल, आईआरएफसी, टीटागढ़, जुपिटर, एयरकॉन, इन पे फोकस नहीं रहेगा। और इस पे अब सेकंड क्वेश्चन मेरा ये आता है कि जैसे जब मार्केट मान लो एक्यूमुलेशन फेज पे होगी, स्टॉक्स एक्यूमुलेशन फेज में होगा, 20 मूविंग एवरेज तोड़ेंगे, तो हमारे पास स्टॉक्स तो बहुत सारे आ जाएंगे, राइट, क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वीक स्टॉक्स ज्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कम होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें से फिर कैसे चूज करेंगे? लेट्स से कि आपने तीतागढ़ का भी नाम लिया, जुपिटर वैगन का भी नाम लिया, और भी ढेर सारे खूब सारे स्टॉक्स, वाटर थीम से भी आपने ले लिया, आपने अल्कोहल के भी स्टॉक्स, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स थे जो कि जब पीएसयूज चल रहे थे तो उस टाइम पे अल्कोहल नीचे थे, जब अल्कोहल चल रहे थे तब पीएसयूज नीचे थे। तो अब उस टाइम पे जब नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके पास ज्यादा हो चुके हैं, देन हाउ डू यू डिसाइड कि यार कितने स्टॉक्स में कितना लगाना है, नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी बनानी है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हो आप? मान लेते हैं आपने फिल्टर मारा, मुझे वो स्टॉक्स दिखाओ जो आज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब इसमें वो स्टॉक्स भी आएंगे जो 20 दिन से ऊपर है, या आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा मुझे वो स्टॉक्स दिखाओ जो परसों मूविंग एवरेज के नीचे थे और आज मूविंग एवरेज के ऊपर है। एक ही स्क्रीनर में 2 लग गए। मान लेते आपके पास 30 स्टॉक्स आ गए, ठीक, एक फिल्टर और ऐड कर सकते हो, मुझे वो दिखाना जो भैया प्रॉफिट वाली है। पता लगा परसों 20 रुपए का स्टॉक है, क्या ही वो प्रॉफिट में होगा? ना उसमें कुछ प्रॉफिट होगा, ना उसमें कोई प्रमोटर होल्डिंग होगी। आप 3-4 मल्टीपल स्क्रीनर्स लगा सकते हो अगर ये दुविधा कभी आती है। प्रमोटर होल्डिंग दिखा दो भैया 50% से ऊपर है, प्रॉफिट में है, चाहे वो 1 करोड़ का प्रॉफिट हो, 5 करोड़ का प्रॉफिट हो, 50 करोड़ का प्रॉफिट हो। सेल्स लगा सकते हो कि भाई 50 करोड़ की सेल्स तो करे कंपनी, वो लगा सकते हो। ये डिविडेंड दे रही हो, डिविडेंड यील्ड 0.01% का फिल्टर लगाते आधी चीज बाहर हो जाएंगी कि भाई मैं ऐसी कंपनी में क्यों पैसा डालूं, पैसा कमा रहे हो पर डिविडेंड नहीं बांट रहे, सही बात है। क्या करोगे उस पैसे का? अचार तो डालो। बट इसमें तो 2 स्कूल ऑफ थॉट है ना। अगर मान लो एज अ कंपनी में पैसा कमा रहा हूँ और मैं आपको डिविडेंड नहीं दे रहा हूँ, तो दैट मीन्स पैसा तो ऐसा तो है नहीं कि एफडी में डाल के पैसा इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, वो मेरे उसमें जा रहा है, क्या नाम से, ग्रोथ में जा रहा है। तो मैं हो सकता है फ्यूचर में कहीं पे विदेश में प्लांट लगा रहा हूँ, या फिर कहीं पे चाइना से कुछ डील कर रहा हूँ, तो
इवेंचुअली जैसे क्योंकि अगर मैं इन्फोसिस का मालिक हूँ और मेरे पास हजारों करोड़ रुपए बैंक में रखा हुआ है तो इट इज नॉट सर्विंग मी एनीथिंग। और एग्जैक्टली अगर मैंने आपको दे दिया एज अ डिविडेंड बांट दिया, वो भी मेरे को तब भी सर्व नहीं कर रहा है क्योंकि आप खुश हो गए, ठीक है, बट वो पैसा का ऑप्टिमम यूज नहीं हुआ। तो नहीं देयर इज ऑलवेज हाँ टू स्कूल ऑफ थॉट कि जहाँ पे डिविडेंड देने वाले को लोग बोलते हैं कि भाई इसको नहीं करना चाहिए, और आप बोलो डिविडेंड जो दे रही कंपनी उसको अपने ट्रैक पे रखो, रडार पे रखो। बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज ऐसे समझते हैं, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं इन्वेस्टर कॉल पे या कॉन कॉल पे बोलूंगा ना, वी आर नॉट डिक्लेयरिंग डिविडेंड दिस क्वार्टर बिकॉज हमारे फ्यूचर प्लान्स है। तो आपने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया तो इन्वेस्टर कहेगा हाँ ठीक है कोई नहीं, तू बड़ा ऑफिस अपना, कोई टेंशन नहीं, हम तेरे साथ है। बट आप कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहे भैया मेरा कोई प्लान नहीं है, तो डिविडेंड दे के खत्म करो। और एक बात सोचो, अगर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो जो प्रमोटर के पास शेयर है उस पर भी तो डिविडेंड आएगा ना, तो पैसा तो जेब में चला गया ना, प्रॉफिट। अभी क्या है कि कंपनी के पास पैसा है, फिर एग्जैक्टली तो प्रमोटर की जेब प्रमोटर में ने भी पैसा आ निकाल गया। लिया। हाँ। अगर आप या तो पैसा रखा हुआ है उसकी तो कुछ यूज हो ही नहीं रहा, या तो ग्रोथ में निकालो। टीसीएस ने लास्ट आप देखोगे लास्ट 5-6 क्वार्टर में डिविडेंड 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 क्यों दिया? क्योंकि उनके पास नहीं Growth दिख की रहा, opportunity ग्रोथ नहीं नहीं है। दिख रही हाँ। उनको कि भैया हम 5-6-7% से ग्रो करेंगे, लेना हमारा शेयर ले लो, तो वो डिविडेंड बांटे जा रहा है। वेदांता हो गया, डिविडेंड निकाले जा रहा है। अब उसमें डिविडेंड बचा हुआ है, सेल्स है, प्रॉफिट भी है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको दिख रहा है कोई कंपनी डिविडेंड बांट रही है, साल में एक बार की बात कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टर फ्रेंडली है, वो अपने इन्वेस्टर का ख्याल रख रही है। भैया 2, 4, 5, 10 रुपए का डिविडेंड दे दो। एमआरएफ है 3 रुपए का ही दे देती है, वो कहती है यार ले लो यार तुम, ठीक है चलो चौनी लेके जाओ। कुछ नहीं है, टायर में हवा भरवा लेना। कोई कंपनी 1000 करोड़ के आपके रिजर्व्स हैं, 1000 करोड़, डिविडेंड नहीं दे रहे, क्या करोगे उसका? पैसा तो वेस्ट हो रहा है। अगर आपने मुझे दिया, मैं वापस से आपका शेयर बाय कर लेता हूं, या मैं किसी को एफडी में लगा देता हूं, पैसा तो बना रहा हूं मैं उससे। तो अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे अभी आई डोंट नो अगर आपको मालूम कि नहीं, हमको नहीं पता, जैसा क्वेश्चन जो अभी रैंडमली आया कि इस समय देखा जाए पूरे वर्ल्ड में कैश रिच कंपनी जो है एप्पल है और आपका बर्कशायर हैथवे है। क्या ये दोनों कंपनी डिविडेंड बांटती है? मतलब हमको नहीं पता, आपको पता है इसके बारे में? नहीं। इट्स अ गुड क्वेश्चन व्यूवर्स के लिए भी कि एक बार अपना देखें बांटती कि नहीं, उसको डाल सकते हैं कमेंट्स के अंदर पे। आई रियली डोंट ट्रैक आउटसाइड द वर्ल्ड। मुझे पता है इंडिया के 6000 कंपनीज हैंडल नहीं हो रहे। 6000 में से अगर मैं 600 भी बोलो, मैं कहता हूँ 600 भी छोड़ो, मैं ढंग से निफ्टी 500 को भी ट्रैक कर लूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं गिने चुने 40-50 स्टॉक में ट्रेड दूंगा। एक मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है जिनमें मुझे पता है, अब जैसे इंडसइंड बैंक था वो उससे बाहर हो गया, पहले भी गिरा था, दोबारा से गिरा। मुझे दिख रहा है जिस स्टॉक में बैक टू बैक, मैं उनमें अडानी के हार्डली 1 या 2 कंपनीज रखता हूँ। अडानी ग्रीन में नहीं रखता, अडानी गैस में नहीं रखता क्योंकि इतना वोलेटाइल है। अडानी पोर्ट्स कम वोलेटाइल है, अडानी पावर कम वोलेटाइल है। मुझे दिख रहा है अडानी पोर्ट्स हैं, मुंबई एयरपोर्ट चले जाओ, अहमदाबाद एयरपोर्ट आप चले जाओ, बिजनेस है बंदे के पास। अडानी पावर भैया मुंबई में बिजली बांट रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि ये बिजनेस है इसके पास, बांग्लादेश में इसको बांट रहा है। रखूंगा अपने पोर्टफोलियो में। मुझे जिसका बिजनेस नहीं समझ आ रहा, वोलेटिलिटी नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं पता कि भाई एप्पल क्या करेगा इतने कैश का, ना मैं वहां जाके ट्रैक कर सकता। बांटे ना बांटे मुझे क्या लेना देना। बर्कशायर हैथवे उसका शेयर ही इतना महंगा है, ले भी लूंगा तो डिविडेंड का क्या ही करूंगा, पहले वहां तक लेने का कैपिटल ही नहीं है इतना, क्या करें ट्रैक करके, अपना टाइम वेस्ट होगा। तो विभोर भाई इस पूरे लास्ट 1 घंटे में बहुत सारी हम लोगों को सीखने की चीज़ मिली। पहली चीज़ हम लोग को वोलेटिलिटी चेकलिस्ट मिली कि यार कब अपने को स्पीड गाड़ी की स्लो करना है, पोर्टफोलियो की स्पीड स्लो करना है, स्विंग ट्रेडिंग को कब हल्का कर देना है, और उसके लिए आपने 4 पैरामीटर बताया वोलेटिलिटी के। उसके बाद आपने बताया कि गुड स्टॉक की भी आपने चेकलिस्ट बताई कि भाई कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जब मार्केट अच्छी हो, जब फॉर्म अच्छा हो मार्केट का, उसके बाद स्टॉक्स में जो फॉर्म इन फॉर्म स्टॉक्स हो, इन फॉर्म बैट्समैन हो, इन फॉर्म स्टॉक्स हो, उसको ही अपनी टीम में रखना है, उसी में काम करना है। फिर आपने बताया कि हॉट सेक्टर के बारे में बहुत अच्छा आपने एक आइडिएशन दिया कि भाई इस टाइम पे वाटर थीम, आपकी ट्रीटमेंट थीम बहुत अच्छी चल रही है, ई वेस्ट मैनेजमेंट पे आप फोकस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट 5 ईयर्स 7 ईयर्स पे जो पीएसयू की रैली, आप उस तरह की रैली आप कैप्चर कर सकते हो, और एआई में भी कर सकते हो। और साथ ही साथ में आपने बताया कि भाई वॉल्यूम्स का आपने फिल्टर बताया कि अगर भाई उसके अंदर पे मूविंग एवरेज लगाते हैं, 1 SMA 1 लगाते हैं, 1 पीरियड मूविंग एवरेज लगाते हैं, अगर उसके अंदर पे स्टॉक्स गिर रहा है बट उसके बाद भी वॉल्यूम, रेड कलर का वॉल्यूम 1 EMA के ऊपर नहीं जा रहे हैं लास्ट 8, 10, 15 दिनों के अंदर पे, दैट मीन्स उसका क्या हो रहा है? मतलब बेसिकली क्या है, इसको दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आपने मूविंग एवरेज लगाया, कई लोग प्राइस पे लगाते हैं, मैं प्राइस के साथ या वॉल्यूम पे लगाता हूँ 1 बेसिक मूविंग एवरेज, कि मुझे ये बताओ कि लास्ट प्रीवियस दिन की जो मूविंग एवरेज की लाइन है, आज वॉल्यूम उससे ऊपर है या नीचे है। मैं मैनुअली कहाँ कंपेयर करता रहूंगा, अरे कल 5 लाख थी, आज 5.5 लाख है,
डिफरेंस क्या है, मूविंग एवरेज की एक लाइन डाल के छोड़ दी। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम अच्छे हैं, समझ आता है मूविंग एवरेज से ऊपर है। अगर स्टॉक में एक रेड कैंडल बनी, मान लेता 2% की, पर वॉल्यूम नहीं है, मतलब किसी ने माल बेचा नहीं है अभी, माल है उसके पास, 2 दिन 3 दिन आप लोग नोटिस करोगे, आज एक ग्रीन कैंडल बनेगी, सब बाय कर लेंगे, अगले दिन रेड कैंडल बनेगी, अरे यार मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था, मैं जिस दिन बाय करूंगा ये उस दिन से गिरने लग जाएगा, ये एक दिन और गिरेगा, 2 दिन और गिरेगा, इन 3 दिन में ही ना 50% रिटेल वाले पैनिक करना शुरू कर देंगे, अरे तो गिर रहा है, अरे तो गिर रहा है, जबकि इसने अभी ग्रीन कैंडल का प्रीवियस लो भी नहीं काटा है, वो भी अभी टिका हुआ है, घबरा गए, जैसे ये माल बेचेंगे वापस से फिर ऊपर चला जाएगा। तो वहां पर आप मूविंग एवरेज ये यूज कर सकते हो कि जब प्राइस नीचे आता है तो वॉल्यूम अगर मूविंग एवरेज से नीचे है, मतलब कोई बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, जहां आपको देखिए वॉल्यूम बढ़ गई तो समझ जाओ जिसने पहले दिन बाय करा था उसने अगले दिन माल काट दिया, वो अपना माल ऑफलोड करके वापस से एक दिन निकल गया। या ये न्यूज जो आई थी वो बोगस न्यूज थी, इन्होंने कहा जी हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि दिस बैंक इज लुकिंग टू हैव अ मर्जर विद दिस बैंक, वो बैंक आकर बोलता भैया हमारा ऐसा कोई नहीं है, तो ये फालतू की अफवाह है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, तो वहां पर आपको वॉल्यूम दिख जाएगी, अगर कल 10 लाख थी आज 8 लाख 9 लाख उसके अनुमान ही होगी, तो वो मूविंग एवरेज आप वॉल्यूम के साथ यूज कर सकते हो। तो हम लोग चार्ट्स भी देख रहे हैं, फिर वॉल्यूम एक्टिविटी भी देख रहे हैं, और फिर वॉल्यूम एक्टिविटी को भी अभी एक फिल्टर डाल दे रहे हैं कि किस वॉल्यूम एक्टिविटी पे भरोसा करा जाए, राइट किस वॉल्यूम एक्टिविटी पे भरोसा नहीं करा जाए। राइट तो सेक्टर्स, स्टॉक, चार्ट सबके ऊपर डिस्कशन हो गया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, मानस को भी सीखने को मिला। हम लोग नेक्स्ट क्या सेक्टर पे है, कौन से हॉट थीम पे हम लोग अभी रिसर्च करेंगे उसके बारे में, और डेफिनेटली कुछ रील्स भी बनाएंगे, और कमेंट भी करो कौन कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, ऑडियंस को अच्छे लग रहे हैं कि यार ये स्टॉक्स ने इस टाइम पे आपने रिसर्च करी हुई है अच्छे लग रहे हैं, उस पर दिमाग लगाओ। तो अगेन अ वेरी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके विभोर भाई। और आप आप थोड़ा सा इंजरी में हो, उसके बाद भी पेन के साथ हो, बट चेहरे पे मुस्कान के साथ वो पेन दिख ही नहीं रहा है कि भाई थोड़ा सा दर्द के साथ है। पोर्टफोलियो गिरा, गोल्ड गिरा और खुद गिर गए, हम भी गिरे, स्कूटी से खुद गिर गए। सो लास्ट की 1 घंटा अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ पे देखा है, आई एम श्योर जो 2023 और 2024 की गलतियां है ना कि आज मेरा पोर्टफोलियो लाला है, आई एम श्योर अगर 2025, 26, 27 में भी अगर ऐसा मार्केट रहता है, आपका पोर्टफोलियो लाल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले, अगर आपको हमारे इंटरैक्शन से वैल्यू मिले, प्लीज एक बार प्लीज इस वीडियो पर लाइक करना, ट्रेडिंग मॉन्क्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे कमेंट में जरूर ये बताना आप हमसे कौन सी और टॉपिक से वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं, और विभोर भाई के साथ अगर हम लोग अगली कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें क्या बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच विभोर भाई, जरा एक बार इस कैमरे में देख के से बोलो कि इसे ट्रेडिंग मॉन्क्स को ना सब्सक्राइब कर दो। यार देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनको सब्सक्राइब करो, अगर आपको कंटेंट पसंद आया, आपको लगता है इनका चैनल जेन्युइन है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, इन्होंने ये नहीं कहा आप ये करोगे तो ये बन जाएगा, एफएनओ की बात नहीं करी, बेसिक सिंपल कन्वर्सेशन करी, और आपको इनकी बातें समझ आ रही हैं, बिंदास सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर आपको लगता है दे आर वर्थ, एंड दे आर डेफिनेटली वर्थ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये वीडियो एक बंदे के साथ डेफिनेटली शेयर करो। थैंक यू विभोर भाई, थैंक यू।